गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आपने 2 दिन जो है मॉर्निंग मोटिवेशन को मिस किया होगा, मुझे मालूम है, सैटरडे के दिन और संडे के दिन। और मुझे ऐसा लगता है कि तकरीबन 450 से अधिक दिन हो चुके हैं इस सीज़न को, और उसके पहले वाले में मैंने 200-250 बार रिकॉर्डिंग्स किए थे। तो कुल मिला के पिछले 2-3 साल से जो है मॉर्निंग मोटिवेशन मेरे रूटीन का हिस्सा हो गया है। यदि मैं किसी भी कारण से 1 दिन 2 दिन तक मॉर्निंग मोटिवेशन ले नहीं पाता हूँ ना, आपका सेशन नहीं ले पाता हूँ, या मैं बोलूँ कि मैं अपने आप को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ ना, तो एक बेचैनी सी होती है। मैंने गौर किया है कि आदतें जो होती हैं, जो आपकी हैबिट्स होती हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। शुरू में आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं उन आदतों को, हैबिट को डेवलप करने के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद आपको लगता है कि वो आदतें आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं। मतलब ये हालत है कि यदि मैं कभी मॉर्निंग मोटिवेशन रिकॉर्ड ना कर पाऊँ, तो भारती खुद मुझसे बोलती है कि आज तुमने रिकॉर्ड नहीं किया, क्या हुआ, है ना, तुमको करना चाहिए रिकॉर्ड। मतलब और मुझे खुद को बड़ा खाली खाली लगता है, ऐसा था कि दिन का शायद मैंने कुछ इस्तेमाल नहीं किया, या दिन की शुरुआत ठीक से नहीं हुई है। ये मेरे रूटीन का हिस्सा बन गया है। सच कहूँ कि आज मॉर्निंग मोटिवेशन आप सुने या ना सुने, लेकिन ये कि मुझे बोलने के लिए जो है वो अंदर से एक प्रेरणा आती है कि मुझे आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, और ये बड़ा अच्छा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसा भी नहीं है कि कोई इस मॉर्निंग मोटिवेशन सेशंस का कि जो चैनल है उसमें कोई मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हो कुछ, कि जो हमारे साथ जुड़े हुए क्लोजली, जो लगातार फॉलो कर रहे हैं, वो लगातार देखते हैं, लगातार जुड़े रहते हैं वो लोग, ठीक है। और उससे एक जिम्मेदारी का एहसास मेरे को होता है, तो मुझे लगभग आना पड़ता है। अब हमने सैटरडे को मैं क्यों नहीं ले पाया, क्योंकि सैटरडे को हम लोग जो है वो निकले थे त्र्यंबकेश्वर के लिए, नासिक के लिए, ठीक है। और मैं सेल्फ ड्राइव पर था, मतलब नासिक में हम लोगों ने लोकल में व्हीकल करा, अदरवाइज मैं अपना सेल्फ ड्राइव पर था। तो मेरे साथ भारती, बच्चा और भारती की सिस्टर आई हुई हैं, जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, वो उनकी बेटी, हम लोग जो है वो सब साथ में थे। तो हम लोग फिर जो है वो, चूँकि नासिक का जो मुंबई से नासिक का जो रोड ट्रेवल था, वो दिखा रहा था गूगल पर 4 घंटा, कि 4-4.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्चुअली में रोड पे ट्रैफिक इतना था कि हमको पहुंचने में लगा 7 घंटा, 7.5 आवर। 7.5 घंटा मैंने ड्राइव किया, और फिर संडे को फिर मुझे लंबा ड्राइव कर रहा था, और सुबह मंदिर जाना था, तो इसलिए दोनों दिन जो है वो इसके सेशन स्किप हुआ। और ड्राइविंग के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग करना ठीक नहीं था, इसलिए ड्राइविंग के दौरान नहीं किया। जो आपने वीडियो देखा उसमें मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, कोई और ड्राइव कर रहा है, और मैं जो है वो बाजू की सीट पर बैठा हूँ। कैमरा होता है ना, फ्लिप होता है, उल्टा होता है कैमरा, लेफ्ट राइट, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर ड्राइव करते हुए वीडियो मत बनाइए, और आप बिल्कुल सही है, आपका कंसर्न कि मैं ड्राइव करते हुए वीडियो बेटा नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो खैर, ये तो मैंने अपनी बात कही। तो मतलब मेरे और आपके बीच का जो संबंध है वो बड़ा गहरा हो चुका है इस समय, ठीक है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक कहानी पहले सुनाता हूँ, फिर मैं एक और इम्पोर्टेंट इशू पर बात करूंगा। एक कहानी है आपके सामने कि एक बहुत अमीर परिवार होता है, बहुत रिच फैमिली होती है, सब कुछ उनके पास है, धन दौलत, पैसा, गाड़ी, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो उनके पास ना हो, सब कुछ उनके पास है। उनके परिवार में एक बेटा होता है, पढ़ने लिखने में बढ़िया होता है, वो अपने माता पिता के कहने को मानता है, अच्छे से पढ़ लिख कर वो जो है वो अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन करता है, और फैमिली बिजनेस को और बड़ा बनाता है, बड़ा आदमी बन जाता है। आपको कहानी में मजा आया? आप बोलोगे ये कैसी कहानी है सर, कि अमीर परिवार में पैदा हुआ, अमीर परिवार का लड़का था, अच्छा लड़का था, संस्कारी लड़का था, उसने पढ़ाई लिखाई की, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन किया, और अमीर बना रहा, और अमीर बन गया। आप बोलोगे सर इस कहानी में कुछ मजा नहीं आया, कुछ ना प्लॉट है, ना ट्विस्ट है, ना चैलेंज है, ना संघर्ष है, इस कहानी में हमको मजा नहीं आया। दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी सर, ठीक है। मान लो हम कहते हैं ये स्टोरी कुमार मंगलम बिरला की है, अनन्या बिरला की, कुमार मंगलम बिरला की डॉटर की है, हम बोले ये स्टोरी जो है वो आकाश अंबानी की है, तो आप बोलोगे सर मजा नहीं आया स्टोरी में, क्योंकि ये तो अमीर थे, अमीर से अमीर हो गए, अब इसमें क्या कर। लेकिन मैं यही स्टोरी जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलूँ आपसे, एक अलग स्टोरी बोलूँ मैं इस पर, कि एक लड़का था, बहुत सारी आर्थिक समस्याओं का सामना उसको करना पड़ रहा था, इकोनॉमिक बैकग्राउंड उसका जो है बहुत अच्छा नहीं था, हर चीज़ के लिए, छोटी बड़ी चीज़ के लिए उसको संघर्ष करना पड़ता था। कई बार जो है वो थोड़े से पैसे जुटाने के लिए जो है कुछ बच्चों को छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाकर उनका होमवर्क करवाने के लिए क्लास ले लिया करता था, कभी कुछ छोटा मोटे काम में हेल्प कर दिया उसने,
फिर इस प्रकार से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की उसने। 2 बार में 3 बार में सिलेक्शन नहीं हुआ, चौथी बार में उसका मेडिकल में सिलेक्शन हो गया और वो एमबीबीएस करने किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच गया। वहाँ एमबीबीएस करते करते उसने जो है वो, उसको पैसे की कुछ दिक्कत थी तो उसने कुछ रात को किसी हॉस्पिटल में भी फाइनल में काम किया, रात को अस्पताल में जाके सो गए, पेशेंट को देख लिया, है ना, सुबह उठ के कॉलेज चले गए, ऐसे भी काम किया। फिर पीजी की तैयारी की। अब पीजी में तो पैसे मिलने लगते हैं, पीजी की तैयारी की और अच्छे कॉलेज से उसने जो है वो एमडी कर लिया। फिर उसने डीएम किया, बहुत संघर्ष किया, आर्थिक पैसे थे, कुछ पैसे पीजी के मिलते थे, अपने घर भी भेजा करता था माता पिता के लिए, ठीक है। कुल मिलाकर उसने जो है वो अपना डिग्री हासिल की और किसी हॉस्पिटल में जो है वो काम कर रहा था। अब उस हॉस्पिटल में एक दिन क्या हुआ, बहुत अमीर आदमी, इसकी खूब सारी शिपिंग एजेंसी, खूब सारा कुछ था, वो आदमी वहाँ पे पहुंचा, ठीक है। काफ़ी सारा बड़ा बिजनेसमैन था। वो गंभीर हालत में आईसीयू में उसको लेके गए, उसको शायद डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो गया था और उसको वो डॉक्टर के पास में अंडर में वो एडमिट हुआ और उन्होंने उसका अच्छे से इलाज किया, बहुत अच्छे से इलाज किया, मरते मरते उस पेशेंट को बचा लिया। उस पेशेंट ने पूछा कि भैया मेरा इलाज किस डॉक्टर ने किया है, किसके अंडर में पूरा ठीक हो। उन्होंने कहा भाई फला डॉक्टर साहब है, इन्होंने पूरा आपका ध्यान रखा है और हर चीज़ का ध्यान इन्होंने रखा है। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आपने मेरे जीवन को लुटाया है, मैं सिर्फ इतना करना चाहता हूं कि आप जैसे डॉक्टर के लिए मैं एक बड़ा अस्पताल खोलकर मैं और आप पार्टनर बन जाते हैं, आप काम कीजिएगा, प्रॉफिट को बांट लेंगे, मैं पैसा लगाता हूं, बड़ा अस्पताल खोलते हैं अपन, ठीक है, डायबिटीज का। एकदम जो जैसा आप बोलोगे वैसा काम होगा उसमें, ठीक है। प्रपोजिशन ठीक था, उस डॉक्टर ने हाँ कर दिया। वो बड़े बिजनेसमैन के पास तो बहुत पैसा था उसके पास के, मतलब कई सारे पानी के जहाज उसके चला करते थे, उसने पैसा लगाया, अब बड़ा अस्पताल खुल गया वो, और खुलने के बाद डायबिटीज के मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज वहां पर संभव था और डॉक्टर वो बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया। वो दुनिया, पूरे देश में लोग उसका नाम जानने लगे। ऐसे ही एक डॉक्टर है, डॉक्टर उन्नी कृष्णन, डॉक्टर एजी उन्नी कृष्णन, जो पुणे के अंदर चेलाराम डायबिटीज सेंटर जिनका है वो डॉक्टर है, ठीक है। मुझे उनके एग्जैक्ट स्ट्रगल की कहानी नहीं मालूम है, लेकिन ऑलमोस्ट कहानी मिलती जुलती लोग बताते हैं जो कहानी, कि चेलाराम डायबिटीज इंस्टीट्यूट जो है वो चेलाराम शिपिंग कॉर्पोरेशन के जो मालिक हैं उनका है, और बेसिकली उन्होंने बहुत अमीर आदमी है वो, उन्होंने पैसा लगाया हुआ है डॉक्टर साहब पर कि भाई हम डायबिटीज का बड़ा सेंटर खोलें, जो अपना महाराष्ट्र में सबसे बड़े डायबिटीज सेंटर में से एक है। तो कहानी में अब आप बोलोगे अरे सर इस कहानी में आया मजा, क्योंकि इस कहानी में एक आदमी का संघर्ष था, स्ट्रगल था, और उसकी किस्मत ने भी साथ दिया, कोई मिल गया उसको, किसी की उसने ये सोचा नहीं था कि मैं इसकी जान बचाऊंगा तो कभी मरीज ऐसा भी करेगा, लेकिन ऐसा हुआ। दैट इज द स्टोरी। दोनों स्टोरी में फर्क इस बात का है, चैलेंजेस का, संघर्ष का, स्ट्रगल का फर्क है। और जिंदगी में तुम सोचते हो तुम्हें हीरो बनना है, इस कहानी में हीरो कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन हीरो है, मान लीजिए, मैंने आपसे कहा, अब गूगल कीजिए डॉक्टर एजी उन्नी कृष्णन, ठीक है। मैंने कहा ना आपको मेरे स्ट्रगल की एग्जैक्ट कहानी नहीं मालूम है, आई जस्ट लिसन समवेयर मैंने सुना, उसको मैंने आपको बताया, ठीक है। पॉइंट इज दैट कि तुम यदि स्ट्रगल को माइनस कर दोगे तुम्हारी कहानी कोई नहीं सुनेगा। देयर इज नो स्टोरी अराउंड यू, ठीक है। आपको अपने आसपास कहानी रखनी है और कहानी से लोगों को जोड़ना है आपको उठ के, तो आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा। इसलिए कभी घबराना मत, कभी डरना मत, कभी भी जो है वो पीछे मत हटना, बिकॉज, ठीक है, इट्स योर स्टोरी इन मेकिंग, ठीक है, तुम्हारी कहानी बनने के लिए। चलिए एक आज की बढ़िया खबर, लास्ट 2-3 मिनट आपसे मैं और बात करूंगा। अभी 2023 का जो है नोबेल प्राइज जो मेडिसिन का है वो किसको मिला आपको पता है? 2 अमेरिकन साइंटिस्ट को मिला है, ड्रू वीजमैन जो 64 ईयर के हैं और कैटालिन 68 ईयर्स की हैं। मतलब 2023 का मेडिसिन का नोबेल प्राइज जो है वो मिला है ड्रू विजमैन को और कैटालिन को मिला है, ठीक है। और ये मिला है इनको कि इन्होंने mRNA बेस्ड वैक्सीन को तैयार किया था उन्होंने, जो बेसिकली फाइजर का जो वैक्सीन था जो mRNA टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, उसको उन्होंने तैयार किया था कोविड के दौरान, ठीक है। कहानी बड़ी अच्छी है इनकी, इंटरेस्टिंग कहानी है। दैनिक भास्कर का न्यूज है आज का, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी जो हमारे इस सेंचुरी की सबसे बड़ी एपिडेमिक थी कोविड-19 के खिलाफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन की तकनीक देने वाले अमेरिकी वैज्ञानिक कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन को 2023 का नोबेल प्राइज मिला। यह इनोवेशन कई और वैक्सीन विकसित करने में कारगर हो सकता है। मेडिसिन क्षेत्र में अब तक 12 महिलाओं को नोबेल प्राइज मिला है। आखिरी बार 2015 में चीन की तू यूयू को नोबेल प्राइज मिला था। हंगरी मूल की कैटलिन हंगरी के ओरिजिन की है। हंगरी मूल की कैटलिन पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वीजमैन भी पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के पैरेलमैन स्कूल में मेडिसिन के प्रोफेसर हैं। अब देखिए क्या हुआ, इस कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें कोरोना का भयानक दौर
में जब दुनिया एक जिंदगी बचाने की जद्दोजहद में जुटी थी, तब दो शख्स इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने में लगे थे। जिस mRNA तकनीक से यह वैक्सीन बनी, उसे विकसित करने की कहानी विफलताओं से भरी, हार हुई कई बार नहीं हुई, विफलताओं से भरी और संघर्षपूर्ण है। इसमें दशकों की मेहनत है। अब आप लोगों से दशकों की मेहनत कैसे बोल दी आपने? अरे भाई, ये mRNA टेक्निक पे काम करते, इन्होंने कोविड के लिए काम नहीं करते। कोविड के लिए इन्होंने जब लास्ट मिनट पे काम अपना कोविड पर शिफ्ट कर दिया। वीजमैन और कैटलिन की मुलाकात 1998 में अचानक हुई। वीजमैन एक जनरल की फोटोकॉपी कराने लाइन में लगे थे, वहीं पर कैटलिन भी थी। बात शुरू हुई तो पता चला दोनों की रिसर्च का फोकस एक ही है, वो है mRNA के कोड को क्रैक करना। इसलिए साथ काम करने का फैसला किया। वीजमैन बेहतर वैक्सीन बनाने में जुटे थे। पारंपरिक वैक्सीन रोगजनक के निष्क्रिय, कमजोर या छोटे टुकड़ों को इंजेक्ट करके डेवलप की जाती है। नॉर्मल वैक्सीन में क्या होता है, जो पैथोजन होता है उसको इनएक्टिवेट करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसके जो सरफेस के पार्ट का यूज करते हैं। ऐसे वैक्सीन को बनाने में वर्षों लगते हैं। 2 दशकों की साझेदारी में उन्होंने mRNA पर काफी काम किया। 20 साल से काम कर रहे थे। फंडिंग की दिक्कत के बावजूद, फंडिंग भी नहीं मिला इनको, फंडिंग की दिक्कत के बावजूद वे नहीं रुके। कैटलिन द्वारा बनाए गए सिंथेटिक mRNA को वीजमैन ने चूहों में इंजेक्ट किया। कैटलिन ने जो सिंथेटिक mRNA बनाया, उसको वीजमैन ने चूहों में इंजेक्ट किया। नतीजे बड़े निराश कर देने वाले थे। चूहे बीमार हो गए और मर गए। दोनों हताश हो गए, क्योंकि इसका मतलब था कि mRNA को हम इलाज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। हालांकि दोनों ने हार नहीं मानी, ना ही उम्मीद खोई। तमाम दिक्कतों और अवरोधों के बीच रिसर्च जारी रही। 2005 की स्टडी में दोनों ने सफलतापूर्वक यह बता दिया कि इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए mRNA के एक ब्लॉक न्यूक्लियोसाइड को बदला जा सकता है। मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए mRNA में सिर्फ आपको एक न्यूक्लियोसाइड को आपको बदलना, न्यूक्लियोटाइड को आपको बदलना है। इसे शरीर में प्रभावी ढंग से पहुंचा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि इसमें कोई जोखिम नहीं रहता है। यह स्टडी गेम चेंजर साबित हुई। mRNA टेक्निक पर फाइजर ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। इसके इंसानी क्लिनिकल ट्रायल में पता चला कि यह कोरोना को रोकने में 95% तक इफेक्टिव रही। वीजमैन और कैटलिन ने दिसंबर 2020 में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में अपना पहला डोज लगवाया। तब से वे दुनिया को बताना चाहते हैं कि साधारण सा मॉलिक्यूल मानवता को बचाने में कितना अहम साबित हुआ। कहानी यह है कि 20 साल के संघर्ष में कई बार हार जाने के बावजूद, कई बार रिजल्ट ना मिलने के बावजूद लगे रहे और फाइनली वैक्सीन सफल बना। फाइनली उन्होंने जब टेक्निक को करेक्ट कर लिया, उस समय कोविड आ गया और कोविड में उस वैक्सीन का इस्तेमाल किया गया। सबसे फास्टेस्ट डेवलप होने वाली वैक्सीन में से एक थी mRNA वाली वैक्सीन। तो मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि संघर्ष जो होते हैं ना, वही कहानी बनाते हैं और वही आपकी स्टोरी को तय करते हैं, आपके कैरेक्टर को क्रिएट करते हैं। याद रखिए, संघर्ष जो भी तुम घिस रहे हो, अपने आप को मेहनत कर रहे हो, वो तुम्हारे इमेज को तराश रहा है। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट। हाँ, एक बात और, कुछ बच्चों ने मुझसे 2-3 बातें कही, कहा कि सर आप आजकल बहुत धार्मिक होते चले जा रहे हैं, आपको तो हम एक प्रकार से सब धर्म संभाव वाला व्यक्ति दिखते थे, आजकल आप जो है बहुत सारे हिंदू टेम्पलों में घूम रहे हैं, क्या ये सही है सर? मैं एक बात कह दूँ बेटा आपसे, मैं सारे रिलीजन का सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन हो, मैं सबका सम्मान करता हूँ। अननोन जंगल के अंदर यदि कोई व्यक्ति ने एक पत्थर लगा रखा है या ऐसी बोल रखा है कि भाई ये देवता को हम मानते हैं, उसको भी मैं सम्मान करता हूँ। मैं इंसान की भावनाओं का सम्मान करता हूँ। मैं किसी मंदिर मस्जिद का के बजाय मैं इंसान की भावनाओं का, उसके बिलीफ का सम्मान मैं करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये सारे जितने टूर हमारे बने, वो सारे टूर हमारे अचानक से बने, उनको कभी प्लान नहीं किया हमने कि अचानक से हुआ कि भाई इन्वाइट आके कहीं पहुँच गए हम, ठीक है। तो इसमें हमने कभी इस नज़रिए से नहीं देखा हमने कि ये सारे टूर किसी एक रिलीजन के लिए ही हो सकते हैं। देखिए, हमारे फैमिली में मानते, हम सब भी मानते हैं, हम भी पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। मतलब 2 मिनट तो भगवान को, हम 1 मिनट तो भगवान को देते हैं कम से कम, ठीक है। और हम अपने कार्य को अपनी सबसे बड़ी पूजा समझते हैं, अपने कर्म को। दूसरा, किसी ने बोला सर आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे VIP अरेंजमेंट हो जाता है आपके लिए, क्या आपको VIP कल्चर आप बढ़ाना चाहते हैं? एक बात मैं कह दूँ आपसे, अब मैं बड़ा खुलकर और एकदम कड़वे शब्दों में एक बात कह रहा हूँ कि जिसको तुम VIP कल्चर समझ रहे हो ना बेटा, तुम्हें लगता है कि ये क्या अचानक से अनायास मिल जाता है आदमी को? यदि कोई फैसिलिटी किसी को मिलती है तो उसके पीछे उसने संघर्ष किया होता है, ठीक है।
आम आदमी के समान उसने ज़िंदगी में कई बार जो है वो स्ट्रगल किया होता है, फिर वो अपने आप को तराशता है, किसी स्तर तक पहुंचता है वो, तब उसके लिए सुविधाएं जुटती हैं। ठीक है, सुविधाएं जुटने का मतलब ये है कि आपने जीवन में जब आपको मौका मिला, तब आपने कितना संघर्ष किया, कितनी चुनौतियों का सामना किया, आपने उस चुनौतियों से अपने आप को एक्सेल किया, तब जाकर आपको वो प्रिविलेज मिलते हैं। याद रखिए, जिंदगी में लाइफ पैकेज में होती है। इफ़ यू आर गेटिंग प्रिविलेज, इसका मतलब पहले तुमने कभी कष्ट उठाए होंगे। यदि तुमने पहले कष्ट नहीं उठाए, तुम्हें कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। ठीक है, याद रखिए कि जिंदगी में वीआईपी कल्चर जैसी कोई चीज़ होती है। वो जो भी होता है ना, वो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है। यदि बोलूँ मैं कि अंबानी को स्पेशल ट्रीटमेंट है, तो अंबानी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं। अंबानी में एक समय उनके दादाजी धीरू भाई अंबानी जो है वो घिसे हैं अपने आप को, पेट्रोल पंप से लेके हर जगह काम किया उन्होंने, घिसे हैं अपने आप को उठ के, और जो संघर्ष जो है वो उन्होंने कर डाला, उसके बाद उनकी पीढ़ियाँ बदल गई। तो पॉइंट वो नहीं है, आपका चश्मा बदलिए, नजरिया बदलिए। नजरिया ये कहता है आपसे कि यदि किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, इसका मतलब इस आदमी ने भी आम जिंदगी से शुरुआत की होगी। मान लो कोई कहीं कलेक्टर है, एसपी मान लो कहीं जाते हैं, उनको जल्दी से एक्सेस मिल जाता है, तो जब वो यूपीएससी की तैयारी करके बंद कमरे में घंटों घंटों अपने आप को सड़ा रहे थे, घंटों घंटों मेहनत कर रहे थे, तब बाकी सब लोग मजे कर रहे थे। लाइफ पैकेज में आती बेटा, कभी भी इसको ऐसे एक तरफा मत तोलो उसको। लाइफ ऑलवेज कम्स इन पैकेज। मैं कहता हूँ किसी से कोई भी तरह की नेगेटिव भावना, जलन की भावना रखने से बेहतर ये है कि आप उससे सीखें कि कैसे, हाउ आई कैन अचीव थिंग्स। ठीक है, कड़वी बात है पर सच्ची बात है। कोई तो बोलेगा, मैं बोल दिया। ठीक है, अब आप मुझे पसंद करें ना करें, आपकी मर्जी। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।